हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर। और ये बेटा हमने लेक्चर 12 लिख तो दिया है पर 11th का ही पार्ट है, ये पार्ट बी मान लो आप इसे। इसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको दो तीन चीजें गाइड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आपकी जो टेस्ट सीरीज आ रखी है बेटा, उसका आपको मिल जाएगा वो जो हम ये बोल रहे हैं कि आपको फ्री एक्सेस जो मिल रहा है वो मिल जाएगा, परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे जाकर देख रहे हैं। बेटा एक चीज बता, टेस्ट तो कौन सी तारीख को है? 4 को है ना, तो तुझे आज लेके क्या कर लेगा? ये वैसी हरकतें नहीं हो गई कि जैसे तुम्हारे पास कभी जब तुम छोटे थे तो स्कूल से तुम्हारे पास वो आती थी, बुक्स आती थी, तो तुम सारी बुक्स अपने तकिए के पास रख के सोचते थे और सब पे पहले ही दिन कवर चढ़ा लेते थे, सारी आज ही पढ़ोगे। या कई बार क्या होता था कि नहीं पापा मुझे ड्राइंग की भी ला दो, इंग्लिश की भी ला दो, हिंदी की भी ला दो, सारी पढ़नी है, मैडम ने सारी बोली है। जबकि उसमें से ड्राइंग की बुक की जरूरत 2 हफ्ते बाद पढ़ने वाली थी। अरे अपने करंट सिलेबस पे ध्यान दो, वो भूल जाओ। टेस्ट सीरीज जब तुमको बोल दिया गया है, ऐप में लिख दिया, मैंने भी अनाउंस कर दिया, मिलेगी फ्री तो मिलेगी, क्यों परेशान हो? ठीक है, तुमसे कोई अभी पैसे मांग रहा, अभी शुरू तो नहीं हुई ना, टेंशन मत लो तुम, वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, अब आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बीच में आपको करा दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में से किसी एक चीज से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में से किसी एक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, वो आपको लेक्चर के साथ पता चलेगा। मुझे थोड़ी प्लानिंग करनी है आपके लिए कि कैसे आपको सिलेबस कराना है अब यहां से जल्दी, ताकि आप अपने रिवीजन पे मतलब डट के लग सको। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इसे ध्यान से देखना। दूसरी चीज, अगर आप मुझसे पूछोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, डाटा आता है बेटा। कैसा डाटा? कि भाई पहला क्रोमोसोम जो था वो कब मतलब सीक्वेंस हुआ। ठीक है, दूसरा यैक और बैक क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर ये होते क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा कुछ जीन कितनी होती है, डाटा पूछेगा। तो डाटा कहां पर दे रखा है? जहां पर एप्लीकेशन दे रखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बेटा एसएनपीज दे रखे हैं। एसएनपीज क्या होते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मान लो आपने शायद अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाऊंगा रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है? जहां पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। एसएनपी क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन में बदलाव। सर आप ये बोल रहे हो, समझा दो। पहले एक काम करना है आपने बेटा, आप क्या करेंगे, लेक्चर पहले देखेंगे प्रॉपरली, उसके बाद आपको अगर डाउट रहेगा किसी भी चीज में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, आप लिख देना, मैं उसको आपको चैट में आप लिखोगे, मैं उसको बता दूंगा। पर मैं मेक श्योर बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, मैं बैच एनालाइज कर रहा हूं, काफी सारे बच्चे 2 दिन 3 दिन के 5 दिन के बैकलॉग में हैं। 4 दिन बाद भी अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे होगे, मैं नॉर्मली चैट्स खोल के देखता हूं 5 दिन पुराने लेक्चर की भी। ये मेरी आदत है बेटा, पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं बच्चों की चीजें देख रहा होता हूं। अब क्या करेंगे, कल जो रहेगा बेटा हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे मे बी माइक्रोब या कोई। संडे को हम कोई वैसी क्लास नहीं रखेंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मॉलिक्यूलर के। ठीक है, मैं किसके क्वेश्चंस कराऊंगा? मॉलिक्यूलर के। और वो भी मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद शाम में करा रहा हूंगा। इनकेस मैंने क्लास रखी तो मैं एक्स्ट्रा आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन करा दूंगा। तो सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब कराओगे? बीच में वीक में किसी दिन एक्स्ट्रा डालूंगा, उस दिन मैं उसको आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा दूंगा। ठीक है, और अब यहां से हम मूव कर रहे होंगे अब माइक्रोब्स, स्ट्रेटेजी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और आपका एनवायरमेंटल इशू, ये वाले चैप्टर्स आपको कराने। तो अब थोड़ा सा अब आपका है कि हम सिलेबस के दूसरी तरफ चले गए, मतलब खत्म करने वाली साइड पर आ गए हैं। तो अब आप एक वीक से, मतलब मैं ये बोलूंगा 10 दिन मेरे साथ बने रहो, पूरा मेहनत करो, टूटना नहीं। 10 दिन तक आपको सिलेबस भी खत्म होगा, आपको समझ आएगा, मेनली क्या है, समझ आएगा। और सबके शॉर्ट नोट पैरेलल लेते हुए चलेंगे, देते हुए चलेंगे आपको पैरेलल। क्लियर है? घबराओ नहीं बेटा। ठीक है, क्लियर है? सही है। इसका पेंडिंग है, मैं दे रहा हूं इसका भी। इसका जो जेनेटिक कोड के बाद मतलब के आसपास से पेंडिंग है, जेनेटिक कोड से लास्ट तक का मैं दे रहा हूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं होती, उसको आप एनसीईआरटी से ही मार्क करके वो मेन डाटा याद कर ले। क्योंकि होगा क्या कि उसको शॉर्ट में लिखेंगे, कुछ बनेगा नहीं उसका। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नीड होगी तो मैं दे दूंगा, पर मैं इसको टिल कहां तक दूंगा? ट्रांसलेशन तक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सही है। तो आप ध्यान से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पूरा फोकस करिए, प्रॉपरली बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जो जो चीजें आपको बोली जा रही है पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, कहीं छोड़ेंगे नहीं आखिरी तक आपको। क्लियर है? बस एफर्ट करते रहो बेटा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्लियर? देखो भाई, एकदम आउट ऑफ द लीक टॉपिक है ना। 20 मिनट के आसपास मैंने कुछ डाउट बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप सुन लो ध्यान से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ध्यान से सुनो। पहले मैं क्या बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है कि आपने ये पढ़ लिया है
कि जो डीएनए में जो सीक्वेंस होता है उससे आरएनए का सीक्वेंस बनता है, आरएनए के सीक्वेंस से एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है। ये चीज एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी आपसे ये भी कहती है कि भाई ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारे पास आरएनए बनेगा। एक सेकंड दो बस मुझे। एनसीईआरटी आपसे कहती है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है ना, वही डिसाइड करता है कि आरएनए का सीक्वेंस बनता है। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं कि किसी भी दो ह्यूमन को ले लो, किसी भी दो ह्यूमन को ले लो, उसमें बहुत सारे डीएनए का सीक्वेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो मेरे पास ये दो ह्यूमन है, एक ह्यूमन का डीएनए ये है, एक ह्यूमन का डीएनए ये है। सबसे पहले हर एक ह्यूमन के डीएनए में एक नॉन कोडिंग रीजन होगा और एक नॉन कोडिंग रीजन दोनों में होगा, ठीक है। और साथ में मेरे पास कोडिंग रीजन होगा। कोडिंग मतलब जो आरएनए बनाएगा। तो मेरे आपके सभी के सारे सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग, दो तरह का डीएनए होता है। नॉन कोडिंग डीएनए जिसका आरएनए नहीं बनेगा, इसमें होने वाली म्यूटेशन पे म्यूटेशन आसानी से हो जाती है, क्योंकि आरएनए बनता नहीं है तो रिजेक्शन नहीं होता है। जब तक रिजेक्शन नहीं होगा तो म्यूटेशन अपना हो जाती है और चलती रहती है। कोडिंग में क्या होता है बेटा, कोडिंग में बहुत सारा ऐसा डीएनए होता है जो आपका मेरा मैच करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा हेक्सोकाइनेज सबका सेम है, तो इसका मतलब जो उसकी जीन होगी उसका सीक्वेंस सेम होगा ना। खुद सोचो, जरा खुद से सोचो। तो ऐसे तो ई कोलाई वाले का भी मैच कर जाएगा, प्लांट का भी मैच करता हूं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे में, आप में और इवन काऊ में, बफेलो में, प्लांट में, सब में कोई ना कोई जीन सिमिलर होंगी। ठीक है सर, हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम है, क्रैब साइकिल के एंजाइम, उनकी जीन समानता होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर दो ह्यूमन की बात करूं तो उसमें ज्यादा जीन्स कॉमन होंगी, है ना, ज्यादा जीन्स कॉमन होंगी। और बहुत सारी जीन्स ऐसी होंगी जिनमें अनकॉमन भी होगा। अनकॉमन मतलब जैसे मान लो मेरे में ब्लैक आई कलर है, तो आप में अगर ब्लू आई कलर है, तो ब्लैक आई वाली में हल्की सी चेंज होने से ही तो ब्लू बना होगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा इस सीक्वेंस में। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जब हमने बहुत अच्छे लेवल तक, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो था, वो ह्यूमन के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए आया। सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये समझना है कि दो ह्यूमन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी होती है और डिफरेंसेस भी है, ठीक है। मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, यहां पर लिखा भी हुआ है, टू ह्यूमन्स हैव सम सिमिलैरिटी और डिफरेंस। किसमें डिफरेंस है बेटा? इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस में कुछ ना कुछ समानता और सिमिलैरिटी होती है। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, एक टाइमलाइन पे आते हैं। जो 1980 के आसपास का टाइम है ना बेटा, देखो 1960 के बाद थोड़ा सा बायोटेक में भी काम होना स्टार्ट हो गया था। तो 1980 के आसपास थोड़ा बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन पे हमारे पास अच्छा काम होना स्टार्ट हो गया था। मतलब ये वो टाइम था कि जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह बायोटेक पे अच्छा काम कर लिया था। मतलब आप समझो बढ़िया, मतलब हम ये कहते हैं अच्छी रिसर्च हमारे पास चल रही थी, गुड रिसर्च। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज लिए, हमने पीसीआर खोज लिया, आप समझ रहे हो, पीसीआर खोज लिया हमने, काफी सारी चीजें खोज ली थी। ये वो टाइम था। इसके साथ साथ मेरे को यह भी पता है कि दो ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें कुछ समानता, कुछ डिफरेंस है। तो हमने क्या किया 1990 में, 1990 में, क्योंकि हमारे पास काफी सारी चीजें आ गई, जैसे हम सीक्वेंस करने का मेथड भी आ गया कि भाई मैं डीएनए के पीस में बता सकता था, ATGC, मेरे पास कुछ मेथड्स भी डेवलप हो गए। तो मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा रहा हूं, उसके पहले का एक बैकग्राउंड बोलता हूं, ध्यान से बस सुन के यहीं से आगे चलेंगे। पहला, दो ह्यूमन के बीच में बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उसके डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है। 1980 के आसपास वो टाइम था जब काफी ज्यादा डीएनए फिंगर, उसमें क्या हम कह रहे हैं बायोटेक में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी थी। हमें जीन क्लोनिंग आ गया था, हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था, ये हमें आइडिया लग गया था। अब ये टाइम बिल्कुल रेडी था कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए जाएं जिसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, जहां पर हम किसी भी ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट को पूरा का पूरा सीक्वेंस करेंगे। हम उसकी पहले जीन सीक्वेंस करते थे, एक डीएनए का पीस सीक्वेंस करते थे। सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि मैं पूरे के पूरे डीएनए को एग्जैक्टली बता दूंगा कि उसमें क्या सीक्वेंस है, पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लूंगा कि भाई ATGC
जी, ऐसे करके क्या है सीक्वेंस, ये पता लगा लूंगा। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया इन 1990 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी। सीक्वेंसिंग मतलब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग, उसको सीक्वेंस किसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड आया उसको हमने स्टार्ट किया, है ना, उसको हमने स्टार्ट किया। और उसके लिए बैकग्राउंड ये है कि बायोटेक में अच्छी रिसर्च हो चुकी थी और हम रेडी थे ह्यूमन के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने में। अब मुझे आप एक बताओ, हैप्लॉइड कंटेंट कितना है, याद है किसी को? हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। डिप्लॉइड कितना है सर? डिप्लॉइड है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। हम क्या कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस किया, क्योंकि हैप्लॉइड को हम जीनोम कहते हैं ना, तो इसी को सीक्वेंस कर रहे हैं, मतलब हम जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कर क्या रहे हैं? ठीक है। अब एनसीईआरटी ने कहा कि भाई देखो, जो एचजीपी है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट रहा है। मैं कहता हूं यार, ये पुल बनाना एक मेगा, मेट्रो का काम एक मेगा प्रोजेक्ट रहा है। जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट चलता है तो उसके लिए क्या होता है, आप सोचो, दिमाग में लगाओ। जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट चलता है तो उसके लिए दिमाग में क्या क्या बातें आती है? पहला होता है समय। समय कितना लगा? मैं आपसे पूछूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में समय कितना लगा? 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में हमने स्टार्ट किया है इसको। इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन हम मानते हैं 2003। ऑल दो क्रोमोसोम 1 की कुछ डिटेल हमारे पास 2006 में आई, पर हम मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट मोर और लेस कंप्लीट हो गया था 2003 तक, 2003 तक। 13 साल लग गए इसमें, अच्छा टाइम लग गया। दूसरा होता है कॉस्ट, पैसे कितने लग गए? पैसे कितने लग गए भाई, देख ध्यान से बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड को पता लगाने की, भाई जी के बाद सी आएगा, $3 लग गए। एक बच्चे कहेगा बड़ा महंगा यार, ये तो मैं खुद बता दूंगा डायरेक्ट, है ना। ऐसे ही बच्चे कहेंगे यार ये तो मैं देख के ही बता दूंगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा, वो सीक्वेंसिंग का पूरा मेथड किया गया था। तो $3 का खर्चा आया था। अगर आपसे मैं कहूं कि इस 3.3 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 9 के आसपास, या 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो लगभग 9 इंटू 10⁹ डॉलर आ गए। तो लगभग $9 बिलियन का खर्चा आया था, $9 बिलियन का खर्चा आया था। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, किसी बड़े प्रोजेक्ट में काफी सारे लोगों की एक्सपर्टीज लगती है। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, कौन खर्चेगा, बात होती है कि इतनी बड़ी लैब्स कहां से लाऊं, इतनी सारी लैब्स कहां से लाऊं जहां ये काम चलेगा। तो इसके लिए बेटा काफी सारी कंट्री ने काम किया। उनमें सबसे पहली कंट्री है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब एक बच्चा कहेगा सर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वहां क्या कर रहा था? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देयर आर सर्टेन फंड्स जो किसी डिपार्टमेंट के नाम पे सैंक्शन होते होंगे। चलो ठीक है, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, है ना। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए का, वेलकम ट्रस्ट यूके का, ये मेन पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज थी। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, चाइना, है ना, जापान, इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया और कुछ कंट्रीज और थी। तो मेजर यूएस, यूके और जो फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, इनका कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा भी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए और वेलकम ट्रस्ट यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो मैंने कहा यार ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट समझ में आता है। देखो यहीं से स्टार्ट होता है बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट को कब बोलते हो भाई? पहला समय, दूसरा कॉस्ट, तीसरा कितने लोग लग गए, और चौथा होता है उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमें पता चलता है। जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि जो डाटा आया ना, जो भी डाटा आया, मान लो उस डाटा को मैं एक बुक में रख रहा हूं, ठीक है, उस डाटा को मैं किसी बुक में रख देता हूं, ठीक है। चलो मान लो ये मेरे पास, मान लो एक बुक है, इस बुक में मैं इस डाटा को रखता हूं। ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। मैं आपको ये कहूंगा, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो बुक है इसमें मुझे रखना है डाटा को। तो एनसीईआरटी कहती है कि मान लो आप इस एक पेज पे 1000 बेस पेयर लिखते हो, ठीक है, और इसमें टोटल 1000 पेज हैं, ऐसी 3300 बुक्स लगी। क्या सच में हमने पेज पे लिखा था? नहीं, लिखा तो कंप्यूटर में स्टोर किया था। पेज, मान लो मैं पेज पे लिख दूं और अचानक से कोई आए ह्यूमन टाइप का आदमी, वो पेज फाड़ के ले जाए, पूरा ही खराब हो गया, मतलब सीक्वेंस तो बेकार हो गया ना। पेज पे थोड़ी लिखेंगे बेटा, पेज पे नहीं लिखा। ये बता रहा है कि मान लो अगर हम एक पेज पर लिखें और एक पेज पे 1000 बेस पेयर लिखें, सीक्वेंस बताएं, और ये बुक कितने पेज की हो? 1000 की, ऐसी कितनी लग जाएंगी? 3300 बुक्स। आपको समझ में आ रहा है? कहा यार ये सही है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। सबसे पहले हम कहेंगे समय कितना लग गया? 13 साल लगा दिए हमने, है ना। स्टार्ट हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग ईयर आ जा सकता है
कंप्लीशन कब आएगा? 2003 कंप्लीशन। और क्रोमोसोम जो 1 है, सबसे ज्यादा जीन उसी पर होती हैं। हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन है, मैक्सिमम जीन है। इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर मैक्सिमम जीन है। इसलिए क्या हुआ बेटा, ये जो मैक्सिमम जीन इसी पे है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे मैक्सिमम जीन है, इसीलिए ये 2006 में इसका कंप्लीशन हुआ सीक्वेंसिंग का। सही है सर, बढ़िया है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया है एकदम। आगे आ जाओ। मनी कितना लग गया? पैसा खर्चा बहुत आ गया बेटा। मनी नहीं लिखना चाहिए, गंदा लगता है, कॉस्ट लिखना चाहिए। पैसा नहीं लिखेंगे हम, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लग गई? हमने लिखा 3 USD पर बेस पेयर का खर्चा। बहुत पैसा लग गया। कुछ बच्चे कहेंगे इतना हमें दे देते तो हम MBBS करते ही नहीं। कुछ के मन में ये पापी बच्चे हैं ना, आ जाता है। तो 9 बिलियन USD, 9 बिलियन USD एक्चुअल में ये है 9 × 10⁹ USD। इसी को ये 9 बिलियन लिख रहा है। ये कॉस्ट हो गई। कौन से लोग लगे भाई? बता दिया। वेलकम ट्रस्ट किसका? यूके का। साथ के साथ याद करो ये। और क्या लग गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और कौन लग गया? फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी। अब खुद सोचो कि अभी भी आजकल आप देख रहे हो कि हम कोविड की सीक्वेंसिंग करते हैं, जीनोम की, लगे हुए हैं उसके नए नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग में। ये वही लैब्स हैं जहां पे हम कर रहे होंगे। ठीक है, उस वक्त बहुत कॉस्टली था, अभी फिर भी ठीक है, लेकिन टाइम तो लगता है जीनोम सीक्वेंसिंग में, है ना। तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, अदर्स। हमारा भी थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन हम अदर्स में हैं। इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई कर लो, बाकी चीजों पे मत लगो। देश को बहुत जरूरत है इस वक्त आप लोगों की। अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ कर नहीं पाओगे, अपने लिए भी नहीं, कंट्री के लिए भी नहीं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सही। एक्सटेंट बेटा, एक्सटेंट कह रहा है कि अगर मैं क्या करूंगा, 1000 बेस पेयर को स्टोर करूंगा किसमें? बुक में। ठीक है, स्टोर करूंगा एक पेज पे। कितने पेज चाहिए? 1000 पेजेस। ऐसी कितनी बुक चाहिए? 3300 बुक्स। पर बुक में नहीं लिखा था भाई, कंप्यूटर में स्टोर किया था। बुक में करेंगे, खुद सोचो जरा। अब मैं आपसे कह रहा हूं गोल, ध्यान से सुनना। गोल, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, उसके बहुत सारे गोल होते हैं बेटा। क्या होते हैं? बहुत सारे गोल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो काफी सारे उसके गोल होते हैं। गोल का मतलब हम काफी सारी बातें डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने तो क्या किया करना है, देखो सुनो, ये ह्यूमन का जीनोम है, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी सीक्वेंस फाइंड करना है। दूसरा, मुझे सीक्वेंस में सारी तो जीन है नहीं, कुछ नॉन कोडिंग रीजन भी है। तो सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस पता करूंगा, मैं जीन पता करूंगा। आपको समझ में आ रहा है? फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा? स्टोर करूंगा किसमें? कंप्यूटर पे। अब होता क्या है बेटा, कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर कर दी, जब तक आप कोई ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करोगे, या हम बोलेंगे ऐसी कोई चीजें डेवलप नहीं करोगे कि दोबारा से उस डाटा को रिट्रीव कर सको। रिट्रीव मतलब समझो भाई, ऐसा नहीं है ना कि वो सीक्वेंस करके स्टोर कर दिया यूज कर लोगे, नहीं। आपको नए नए कुछ ऐसे प्रोग्राम या आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे जो उस डाटा को मीनिंगफुल वे में यूज कर सके। तब एक ब्रांच आती है जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो की वो ब्रांच है जो इन चीजों से डील करती है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। कितना जीनोम आएगा? बहुत सारा। लगभग कितना है मेरे पास? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। उसके पास जीन फाइंड आउट करो कितनी है। हम मान रहे हैं 25-30 हजार जो जीन है, जीन को फाइंड आउट करो, उनके सीक्वेंस फाइंड आउट करो। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करो किसमें? इंफॉर्मेशन को स्टोर करो किसमें? स्टोर करो डाटाबेस में। अब आपके पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि आप इस इंफॉर्मेशन को निकाल सको, जिसे हम डाटा रिट्रीवल बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे? डाटा रिट्रीवल। ठीक है, डाटा रिट्रीवल बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? ELSI, इथिकल लीगल सोशल इशू। इथिकल लीगल सोशल इशू का मतलब होता है, इथिकल लीगल सोशल इशू का क्या मतलब होता है? इथिकल समझ लो ध्यान से बेटा। देखो, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि मान लो हमने डैम बनाया,
उस डैम के साथ सबके साथ ELSI जुड़ा रहता है, इथिकल लीगल सोशल इशू। मतलब कि भाई वहां से जो लोग हटाए जाएंगे डैम बनाने के लिए, उसके साथ कुछ इथिकल भी है ना, कितने पौधे मरेंगे, कितने एनिमल मरेंगे। इथिकल तो है, लीगल आपके पास राइट है ये करने का। सोशल इशू मतलब आपके काम से क्या सोसाइटी पर कितना इंपैक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं, समझो ध्यान से। और फिर आपको क्या करना है, जो आपने रिसर्च करी है ना, उसको इंडस्ट्री में भी आप क्या करो, ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफर करो इंडस्ट्री में। ट्रांसफर क्यों रिसर्च करते हो? ट्रांसफर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, मतलब जो भी आपने रिसर्च करी उसको क्या करो, इंडस्ट्री में ट्रांसफर करो। नहीं तो पैसा कहां से कमाओगे भाई? ये सारी कंट्रीज जो हैं रिसर्च पे पैसा क्यों लगा रही होती हैं? क्यों ये कोविड की वैक्सीन खोज रहे थे? इन्हें देश को बचाना था, ह्यूमैनिटी को बचाना था। कोई ऐसा नहीं था जो जितनी पहली वैक्सीन पहले खोजेगा वो उतने पैसे कमाएगा, सीधा सा लॉजिक है। तो इंडस्ट्री रिसर्च इज ऑलवेज इंडस्ट्री ड्रिवन। अगर इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं होती तो आज भी ऐसी बीमारियां जो अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, जिनसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनकी हमने वैक्सीन ही नहीं खोजी। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंट्री, हमें जरूरत ही नहीं है उनकी। नहीं है कि नहीं? बताओ, आप खुद सोचो ना। हम कहां कर रहे हैं? हम तो रिसर्च ही वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम वैक्सीन ऐसी वाली खोजते हैं, मान लो हमें बचाना था लोगों को, हमें पता जितना जो पहले खोजेगा नई वैक्सीन जो बनाएगा वो उतने पैसे कमा लेगा, तो बस बात खत्म है। चलो आ जाओ। पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में क्या जरूरी होता है? ELSI, इथिकल लीगल सोशल इशू, उसको इंडस्ट्री में यूज करना होता है। डाटा रिट्रीवल का क्या मतलब होता है? जो हमने डाटा स्टोर किया। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। बायो की एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो किससे डील करती है बेटा? डील विथ डाटा हैंडलिंग related programs, related computer based programs for biological problems। समझ में आ रहा है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम जरा इस गोल को एक बार लिखेंगे, पढ़ेंगे। क्या कहता है भाई? देखो, कहता है कि आपने इतनी जीन पता करो, इनको सीक्वेंस करो, मतलब इतनी जीन पता करो। तो टोटल 3 बिलियन का मतलब समझ में आ रहा है? 3 × 10⁹ बेस पेयर, इनको सीक्वेंस करो, उसको डाटा में स्टोर करो कंप्यूटर में। उस डाटा कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ ताकि आप डाटा की एनालिसिस कर सको। फिर उसको किस में ट्रांसफर करो? इंडस्ट्री में ट्रांसफर करो, ताकि फायदा निकाल सको। इथिकल लीगल सोशल इशू। तो ये हमारे पास गोल्स रहे। जब हमने गोल डिसाइड किए तो हमारे पास कोई मेथड रहा होगा, जिसपे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को मेथड में, जिसे हम मेथोडोलॉजी कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो मेथोडोलॉजी है उस पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? उस पे हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो जो मैंने बातें करी वो सब रियल है, जो लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में। इतने बेस पेयर का खर्चा है। ठीक है, 9 बिलियन USD का खर्चा आएगा, 3300 बुक्स लग जाएंगी, है ना? क्लियर है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एक रैपिड डेवलपमेंट हुई है। ये नया एरिया क्या है बेटा? जब कंप्यूटर में डाटा इतना ज्यादा स्टोर करोगे तो एक नया एरिया डेवलप हो ही जाएगा, तो वो चीज है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कौन कौन लोग लगे, कितने साल चला? 13 साल चला ये। ठीक है, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और क्या, वेलकम ट्रस्ट, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, अदर्स। ठीक है, अब ये डिजीज क्योर करने में होगा। अच्छा, हमने और कोई ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सीक्वेंस कर लिए। अब तो ये उस समय का डाटा है। हमने ह्यूमन तो किया ही किया था। हमारा फेवरेट है ईस्ट, हमें बहुत पसंद है। और ईस्ट में भी मुझे ये ज्यादा पसंद है, सैकरोमाइसिस, इसको ही करते हैं हम सीक्वेंस। फिर हमारा मित्र ई कोलाई, इसको हमने सीक्वेंस किया। फिर हमने कुछ नॉन पैथोजेनिक, है ना, सीनोरेब्डाइटिस निमेटोड है ये कौन सा निमेटोड है? नॉन पैथोजेनिक। आपने कोई पैथोजेनिक निमेटोड पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ मेलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया, ये नॉन पैथोजेनिक है। इसके अलावा हमने राइस के प्लांट को भी सीक्वेंस किया। राइस के अलावा एक और प्लांट है अरेबिडोप्सिस, कुछ ये सीक्वेंस कर लिए हमने, है ना, ये कुछ सीक्वेंस कर लिए ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑलरेडी सीक्वेंस कर लिए ह्यूमन के साथ साथ। ठीक है, अब आओ जरा ह्यूमन सीक्वेंसिंग, मतलब पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करना है। मेरे पास क्या अप्रोच रही, ध्यान सुनेंगे, क्या अप्रोच रही, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो बेटा।
मेरे पास ये आपके पास एक कोशिका, एक सेल है ह्यूमन की, इसके अंदर ये डीएनए है। डीएनए सीधा बनाते हैं ताकि मैं इसका सीक्वेंस लिख सकूं। दिस इज डीएनए, ठीक है, ये आपके पास डीएनए है। बहुत बड़ा डीएनए होता हम इतना ही बना सकते हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, इससे बड़ा डीएनए नहीं बना सकते, ऐसा कुछ है। अब आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये अलग अलग आरएनए हैं डीएनए से बने हुए। एक आरएनए ये है, एक आरएनए ये है, एक आरएनए ये है। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये जो आरएनए हैं, ये आरएनए किससे आएंगे? भाई डीएनए में तो दो तरह का पार्ट होता है, डीएनए में दो तरह का पार्ट होता है, एक कोडिंग हो सकता है और एक पार्ट हो सकता है नॉन कोडिंग। इस बात में कोई डाउट है क्या? सोचो। तो भाई जो डीएनए आपके पास होता है उसमें दो रीजन हो सकते हैं, कोडिंग हो सकता है, एक नॉन कोडिंग हो सकता है। आरएनए सिर्फ किसका आएगा? कोडिंग का ही तो आएगा। आरएनए किसका आएगा? ओनली फॉर कोडिंग, ओनली फॉर कोडिंग, ठीक है। तो मेरे पास डीएनए सीक्वेंसिंग की दो अप्रोच रही। पहली अप्रोच ये रही कि आप क्या करो, जो ये सेल है ना ह्यूमन का, ये जो ह्यूमन का सेल है, इसमें जितने भी आरएनए बनते हैं, भाई कभी ना कभी कोई ना कोई जीन का आरएनए बनता ही है, या अलग अलग टाइप के सेल ले लो। तो हमने क्या किया, मान लो ह्यूमन में जितने भी तरह के आरएनए बनते हैं उनको लेकर सी डीएनए बना लिया। सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया और उसको सीक्वेंस कर लिया। तो मैंने सिर्फ वही रीजन सीक्वेंस किया जो किसमें आएगा? कोडिंग में, क्योंकि कोडिंग का ही आरएनए बनता है। ये समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे पास दो अप्रोच रही है। पहली अप्रोच रहती है, हम क्या करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन इज सीक्वेंस्ड। कौन सा रीजन सीक्वेंस कर रहे हैं बेटा? हम सिर्फ क्या सीक्वेंस कर रहे हैं? एक्सप्रेस्ड रीजन इज सीक्वेंस्ड। क्लियर है? हम सिर्फ एक्सप्रेस्ड रीजन की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमने क्या किया है, ओनली एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस किया है। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस किया है। इसको हम कहेंगे ईएसटी। व्हाट इज ईएसटी? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को ही सीक्वेंस किया है। इसे हम ईएसटी कह रहे हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोल रहे हैं। सिर्फ मैंने एक्सप्रेस रीजन को ही सीक्वेंस किया है। तो मेरे पास कोडिंग हो गया, ये रहा, मेरे पास नॉन कोडिंग हो गया, तो ये मेरे पास आरएनए बना। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, अभी मैं ईएसटी नहीं लिख रहा हूं आपको, तो अभी तो सिर्फ ये समझो, देखो मेरी दो अप्रोच है बेटा। पहली अप्रोच है कि मैं सिर्फ क्या करूं, इस आरएनए का डीएनए बनाकर उसको सीक्वेंस करूं। तो मैं क्या करूं, सिर्फ वो डीएनए, एक्सप्रेस रीजन मतलब सिर्फ कोडिंग वाले को सीक्वेंस करूं। ये समझो पहले, अभी अगली साइड पे आ रहा हूं, इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले वाले को। दूसरा मैंने फिर ये सीक्वेंस किया है, क्या है ये? कंप्लीट डीएनए। कंप्लीट डीएनए, इसको एनसीईआरटी लिखती है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिया उसने। तो दो अप्रोच है, सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस करना और ये वाला। तो एक बार जरा पहले वाले को बताते हैं, ध्यान से देखें बेटा। पहले वाला, फर्स्ट अप्रोच, जिसे आप कह रहे हैं एक्सप्रेस्ड रीजन इज सीक्वेंस्ड। समझना मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज डीएनए, ठीक है। इस पे दीज आर कोडिंग। कोडिंग मतलब जिसका आरएनए बनता है। इससे
आपके पास ये आरएनए बने हुए हैं, दिस इज आरएनए। क्या मेरे पास कोई मेथड है इससे डीएनए बनाने का? हां सर है एक मेथड। मैं क्या करूंगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करूंगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैं हमारे मित्र वायरस जिनका नाम है रेट्रोवायरस, उल्टा वायरस, उसका एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास एक स्पेशल टाइप के डीएनए आ गए जिनका नाम सी डीएनए है। हमारे पास एक मेथड होता है, हमारे पास एक मेथड होता है, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम है सेंगर मेथड। यह सेंगर मेथड क्या कर सकता है? डीएनए फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग कर सकता है। ये पूरे सी डीएनए की या इसके किसी पार्ट की क्या कर सकता है? सीक्वेंसिंग कर सकता है। उससे मुझे इस सी डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा। ये सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर हूं इस बात को लेके कि मेरे पास, देख लो ध्यान से बेटा, ये कोडिंग है यहां पे, ठीक है। मैंने ये आरएनए बना लिया, मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सीडीएनए बना लिया और मैंने ये सीक्वेंस बना ली। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैंने इस पूरे डीएनए की सीक्वेंस नहीं करी। मैंने क्या नहीं किया? कंप्लीट डीएनए इज नॉट सीक्वेंस्ड। सीक्वेंस का मतलब किसके बाद कौन आएगा। तो कंप्लीट डीएनए इज नॉट सीक्वेंस, ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन। व्हाट इज एक्सप्रेस्ड रीजन? विच फॉर्म आरएनए is sequenced by making it cDNA। जब आप इसका cDNA बनाओगे, इस आरएनए का cDNA बनाओगे, उसकी सीक्वेंसिंग आप कर लोगे और आपने इसका मतलब किसको सीक्वेंस कर लिया? इस रीजन को सीक्वेंस कर लिया, ठीक है। इसे EST कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। EST क्या होता है? डीएनए रीजन होता है बेटा, रीजन of DNA which is expressed, जो एक्सप्रेस होता है। तो वो बेसिकली यही होगा ना, यही वाला रीजन तो एक्सप्रेस हुआ है भाई। अगर मैं आपसे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस का मतलब डीएनए का वो रीजन जो एक्सप्रेस होता है। टैग यहां पर क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर, इसमें देखो मेरी बात समझेंगे, इस पूरे डीएनए में सिर्फ ये वाली जगह आपकी क्या है? एक्सप्रेस हो रखी है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो ये जो डीएनए है ना, ये सी डीएनए है, इनका ये एक तरीके से क्या कहलाते हैं? ये ईएसटी कहलाते हैं। ईएसटी मतलब ये वो रीजन है जो एक्सप्रेस हुए हैं। तो मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैंने सेल में सारा सीक्वेंसिंग नहीं करी पहली अप्रोच में, जिसका आरएनए बनता है उसी की सीक्वेंसिंग करी। फिर दूसरी अप्रोच आ गई मेरे पास, सेकेंड अप्रोच। ये फर्स्ट अप्रोच है बेटा, फर्स्ट अप्रोच है। आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ईएसटी? ईएसटी क्या होता है? वो रीजन जो एक्सप्रेस हुआ है, बस। फर्स्ट अप्रोच जिसमें आप कोडिंग को ही सीक्वेंस कर रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है? होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, क्लियर है? होल जीनोम सीक्वेंसिंग, समझो इस चीज को, क्लियर है? ठीक है। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है एग्जैक्टली, जरा देख लेते हैं। क्लियर? होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? मैं पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना चाह रहा हूं, मतलब मैं पूरा ये बताना चाह रहा हूं कि ह्यूमन में पूरे के पूरे कितना है,
ये पूरा सीक्वेंस करना चाह रहा हूं, तो इसका क्या होगा, देखो कैसे करोगे। आपके पास देखो कैसे करोगे, ये मान लो एक सेल है, ह्यूमन का कोई हैप्लॉइड सेल ले लो, ये सेल हो गया। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ा हुआ है आपने। आइसोलेशन ऑफ डीएनए की एक टेक्निक होती है कि आप डीएनए आइसोलेट करते हो, जिसमें एनिमल सेल में तो जरूरत नहीं होती कोई एंजाइम की, पर आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब एंजाइम मतलब सेल वॉल तो नहीं होती ना, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर ली। तो मान लो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया है ना। आपके पास ये ह्यूमन का जीनोमिक डीएनए है। आपको पता है डीएनए दो प्रकार का होता है, बायोटेक से पढ़ा है आपने, एक जीनोमिक डीएनए होता है और एक होता है प्लाज्मिड डीएनए, है ना। तो जीनोमिक डीएनए जो है वो आपने ले लिया। अब आप इस पे आरई से काटोगे। किससे काटोगे, आरई से। आरई बेटा वो वाली आरई नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली आरई है, तो क्योंकि वो मॉलिक्यूलर सीजर है उससे काट दोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्लास के कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, किसी भी ह्यूमन के डीएनए पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। तो आपने क्या करा, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। बहुत सारी साइट होंगी, जितनी साइट होंगी उतना उसमें फ्रेगमेंट बन जाएगा। सही है कि गलत, बताओ। इधर देखो, ये आपके पास डीएनए है, ठीक है। एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, दो साइट है। अगर ये डीएनए लीनियर है तो अगर मैं दो साइड पे काटूंगा तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, सर 3 बनेंगे। समझ में आ रहा है। यदि किसी लीनियर डीएनए पर 15 पैलिंड्रोम है तो कितने, अगर उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कितने डीएनए फ्रेगमेंट का निर्माण होगा, 16। मान लो ये एक डीएनए, इस पर एक ही साइट होती काटने के लिए, काटूं 2 पीस। ऐसे ही क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए। ये सब क्या आ गए, डीएनए के फ्रेगमेंट। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको पूरा जीनोम सीक्वेंस करना है। ह्यूमन जीनोम कितना बड़ा है, 2.2 मीटर लंबा। 2.2 मीटर लंबे डीएनए को बिना टूटे आप सीक्वेंस नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे पीसीस का सीक्वेंस करना पड़ेगा। सर ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको क्या करना है, ये मान लो पूरा बड़ा डीएनए है, इसकी एक बार में सीक्वेंसिंग नहीं कर पाओगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उसकी सीक्वेंसिंग कर लो। पर एक परेशानी आएगी, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सीक्वेंस तो कर लोगे, लेकिन किसके बाद कौन सा पीस आया ये कैसे पता लगाओगे, उसके लिए भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सेल लो, उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए करो। ये आपके पास जीनोमिक डीएनए आ गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। जब डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं आपके पास बेटा, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आते हैं, इनकी आपने क्लोनिंग करनी है। इनकी आपने क्या करनी है, क्लोनिंग। अब मैं आपको फिर बताता हूं, क्लोनिंग का मतलब कॉपी। देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने एक सिंगल सेल का डीएनए लेके सीक्वेंस करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मान लो, ध्यान सुनेंगे, मान लो कि मेरे पास टोटल डीएनए कितना है, 10 की पावर 9 बेस पेयर है। सोचना ध्यान से, इतना बेस पेयर ना, 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतना डीएनए है। अगर एक फ्रेगमेंट 1000 बेस पेयर का है तो कितने फ्रेगमेंट आएंगे, आइडिया लगा लो। मान लो इफ 1 फ्रेगमेंट, मान लो, चलो मैं सिंपल सा कर लेता हूं, 10,000 बेस पेयर का है, 10,000 बेस पेयर का है, 10,000 केबी है, तो कितने फ्रेगमेंट आएंगे, कोई बता पाएगा। 10 की पावर 9 बेस पेयर को हम डिवाइड कर लेंगे 10,000 बेस पेयर से, तो कितनी जीरो काट दूं मैं, 4 जीरो काट दूं, 10 की पावर 5 फ्रेगमेंट आ जाएंगे। ये भी अच्छे खासे फ्रेगमेंट है। अब आपको उस हर एक टुकड़े को सीक्वेंस करना है। अब दिक्कत यह, कोई एक दो खो गया तो फिर क्या करोगे, उनकी क्लोनिंग करो पहले। तो क्लोनिंग कैसे करोगे बेटा, आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, जीन क्लोनिंग कर दो। तो आप डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग कर दो। डीएनए फ्रेगमेंट की क्या कर दो बेटा, क्लोनिंग कर दो, कॉपी बना दो। अब यहां पर क्या होता है, आपको क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्लोनिंग वेक्टर आपने क्या क्या पढ़ रखा है, प्लाज्मिड पढ़ रखा है। प्लाज्मिड एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर होता है जो कॉपी बनवाता है। समझ लो ध्यान से, प्लाज्मिड नॉर्मली सबसे छोटा क्लोनिंग वेक्टर होता है। उसके बाद आता है कॉस्मिड, उसके बाद आ जाता है आपका लैम्डाफाज का डीएनए। लैम्डाफाज क्या है, आपको याद करो, मैंने मॉलिक्यूलर में एक वो लिखवाया था, क्या नाम है, वायरस का डीएनए। उसका साइज क्या लिखवाया था, 48502। मतलब क्या हुआ, याद है किसी को, लैम्डाफाज क्या लिखवाया था, 48502। तो वो लगभग हो गया 48.5 केबी का डीएनए। केबी मतलब किलो बेस पेयर, यहां लगा दूंगा ना पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि क्लोनिंग वेक्टर के अलग अलग आकार होते हैं।
है ना, जीन के हिसाब से हम उसमें जीन कॉपी बनाते हैं। प्लाज्मिड छोटा होता है, सबसे बड़े साइज के क्लोनिंग वेक्टर, बड़े साइज का मतलब यह हुआ, मान लो आपको छोटी जीन की कॉपी बनानी है तो प्लाज्मिड चल जाता है, लेकिन किसी बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स की अगर कॉपी बनानी है तो उसको आपको बैक और यैक की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या हुआ, वो एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं, यैक और बैक। तो यैक की फुल फॉर्म है ईस्ट के डीएनए से क्लोनिंग वेक्टर बनाना, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर है। अब मैंने लिख दिया बैक, इसमें बड़ा वो ईस्ट का होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास सेल आ गया, ये हमारे पास सेल आ गया, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये जीनोमिक डीएनए है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये डीएनए फ्रेगमेंट है। इफ वन फ्रेगमेंट में हमारे पास 10,000 बेस पेयर है तो 10 की पावर 9 बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 की पावर 9 बेस पेयर की हमने बात की तो 10 की पावर 5 फ्रेगमेंट्स की बात कर दी, तो डीएनए फ्रेगमेंट हम क्लोनिंग कह रहे हैं। यैक और बैक की हमने बात कर दी, क्लियर है, यैक और बैक की हमने बात कर दी यहां पर। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है? तो इनसे जीन की क्लोनिंग बना ली। तो मेरे पास मैंने क्या किया बेटा, मेरे पास जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट आपके पास आए थे ना, इनकी आपने कॉपीज बना ली। ऐसे किसकी मदद से कॉपीज बना ली? यैक और बैक से। ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। क्या आप एक बार दोबारा देखना चाहेंगे? सुन लो ध्यान से बेटा, मेरे पास डीएनए एक बहुत लंबा सीक्वेंस होता है, कितना है? 2.2 मीटर लंबा। क्या मैं पूरे को एंड टू लास्ट तक सीक्वेंस कर सकता हूं? नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करके आरई से काट लो। आरई क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम पे काटेगा, अगर 10 पैलिंड्रोम होंगे तो 11 पीस बना देगा। मान लो आप, अगर मैं कहता हूं कि ह्यूमन डीएनए को उसने कितने फ्रेगमेंट बनाए, मान लो 10 की पावर 5 फ्रेगमेंट बनाए और सब पे काटा, तो नॉर्मली उसके बेटा +1 कर दो, मतलब सॉरी -1 करना पड़ेगा ना। इतने फ्रेगमेंट में से एक माइनस करोगे तो आपकी पैलिंड्रोम साइट्स आ जाएंगी। ठीक हो गई बात? हाँ, अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है, डीएनए फ्रेगमेंट जो है, अब आप क्या कर रहे हो? क्लोनिंग, है ना? क्या कर रहे हो? क्लोनिंग कर रहे हो। सही है, क्या कर रहे हो? क्लोनिंग करोगे। अब क्लोनिंग इसलिए करनी है कि यार आपके पास पीस इतने हैं, कोई एक आध इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो जाएगी, कॉपी बना लो। तो कॉपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यैक और बैक, ऐसा क्लोनिंग वेक्टर जो डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट कॉपी कर सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको यह कह रहा हूं कि 10 की पावर 9 बेस पेयर है, अगर मैं छोटे फ्रेगमेंट ले लूं तो 10 की पावर 7 फ्रेगमेंट बनेंगे। अगर मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो फ्रेगमेंट, तो ये चीज कम होती जाएगी ना, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट जो होंगे वो डिक्रीज होते चले जाएंगे ना। तो 10 की पावर 6 आ गए फ्रेगमेंट, मैंने यहां 1000 किया और मैंने यहां 10,000 किया, तो ये फ्रेगमेंट कम हो गए ना। तो अगर आप यहां साइज बढ़ा दोगे एक सिंगल फ्रेगमेंट का, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कुछ कम हो पाएंगे। इसलिए मुझे बड़े फ्रेगमेंट बनाए मैंने, और बड़े फ्रेगमेंट की कॉपी यही बना सकते हैं, यैक और बैक। एक और होता है मैक, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब मैंने कॉपी बना दी। इसके बाद मेरे पास एक मेथड है जो एक उस साइंटिस्ट ने जिसने प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, उसे हम सेंगर मेथड कहते हैं। सेंगर मेथड एक्चुअल में क्या है? वो हर एक डीएनए के पीस को, मतलब वो एक मशीन होती है जिसमें आप डीएनए का फ्रेगमेंट डालते हो, वो इंडिविजुअल फ्रेगमेंट का सीक्वेंस बता देता है। तो सेंगर मेथड क्या है? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है। सीक्वेंसिंग का क्या है? मेथड है, जो क्या करेगा? हर एक सेगमेंट की, ईच फ्रेगमेंट का सीक्वेंस बता देगा। ईच फ्रेगमेंट का वो क्या बता देगा? सीक्वेंस आपको बता देगा, मतलब सीक्वेंस की डिटेल आपको दे देगा। वो कौन है? सेंगर मेथड है। वो कौन है बेटा? सेंगर मेथड है। तो सेंगर मेथड ले लेंगे यहां पे, ठीक है। वो हर एक पीस का सीक्वेंस बता देगा। तो एक पीस का उसने सीक्वेंस बता दिया, ये मान लो उसने कहा कि ए टी टी, ऐसे एक सीक्वेंस आ गया। दूसरे का बता दिया, ऐसे करते करते। पर दिक्कत दूसरी है, अभी तो प्रॉब्लम यह है
कि आपके पास फ्रेगमेंट कितने 10⁵, मुझे छोटे छोटे पीस का सीक्वेंस तो पता चल गया सेंगर मेथड से, पर मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके बाद आएगा। भाई आपको कैसे पता चला कि इसके बाद ये आएगा? अब उसके लिए क्या किया ये सुनो। आपको ये समझ में आ गया कि हमने क्या सीक्वेंस फॉलो किया है होल जीनोम सीक्वेंसिंग में। सबसे पहले मैंने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया है, सही है सर। डीएनए आइसोलेट करो, जीनोमिक डीएनए। उसके बाद उसको किससे कट करो? कट विद आरई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, डीएनए के फ्रेगमेंट आएंगे। डीएनए के फ्रेगमेंट की जीन क्लोनिंग करो। ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट खूब सारे आएंगे तो जीन क्लोनिंग करनी पड़ेगी। जीन क्लोनिंग के लिए क्या चाहिए आपको? यैक और बैक चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया है, उसको कट किया है आरई के साथ। हमने यैक और वैक जीन क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कर दिया, ठीक है। हमने जीन क्लोनिंग करी है किसकी? डीएनए फ्रेगमेंट की। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कट विद आरई, यैक और बैक विद जीन क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर है? सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमने इसको आरई से काट दिया, हमने यैक और वैक को जीन क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। अब मैं क्या करूंगा बताओ जरा बेटा? सेंगर मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था कि देखो मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो ये पीस है डीएनए की, ये बहुत बड़ा डीएनए था, इससे भी ज्यादा बड़ा होते तो मैं बहुत छोटा ही ड्रॉ कर रहा हूं एक तरीके से। मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मान लो आप अगर प्रॉब्लम समझ पाए हो, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने डीएनए को ऐसे ऐसे पीसेस में काट के सीक्वेंस कर लिया, आरई ने काट दिया था, मैंने ये पीस क्या कर लिए? सीक्वेंस कर लिए कटने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये पहले आएगा कि ये तो मेरे पास ये मैंने टुकड़े सीक्वेंस करे ना आरई से काटने के बाद। मैंने ये जो सीक्वेंस था, ये जो पीस है, इनको सीक्वेंस किया है ATGCA TAT, इनको सीक्वेंस किया। पर कौन पहले आएगा, कौन हो सकता है ये पहले था, मुझे नहीं पता ना, वो तो सॉल्यूशन के अंदर है। इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम क्या, एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए सीक्वेंस को ओवरलैपिंग करें। डीएनए सीक्वेंस इज ओवरलैप्ड। क्या मतलब है? मतलब कुछ क्या बोलना चाह रहा हूं जरा समझो, पहले समझ लो फिर आपको मैं लिखूंगा तो समझ आए। देखो मान लो आपके पास ये डीएनए है, मैं इस डीएनए को ABCD से लिखता हूं सीक्वेंस से, थोड़ा आइडिया रह जाएगा आपको इससे। यहां ABCDEFGHIJKL। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब काटा, जिसका नाम मैं रख देता हूं RE1। मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कोई, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा जिसका नाम RE* रख देता हूं, ऐसे डॉट लगा रहे, RE* ने काट दिया। तो उसने यहां काटा, मान लो उसने यहां काटा, यहां पे काटा और यहां पर काटा। तो आपके पास क्या पीस आ गए? ABC, दूसरा आ गया DEFGHIJ और KL। ये पीस आ गए कि नहीं? है ना, ये पीस आ गए, 4 पीस आ गए। किसने काटा? RE* ने यहां काट दिया। अब मैं सेम मतलब डीएनए को, ऐसा ही डीएनए रहेगा सेम, उसको किसी दूसरे RE से कटवा दूं। तो मैंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर ली। भाई ये जो पीस आए, इनको सीक्वेंस किसने किया? सेंगर मेथड ने। तो सेंगर मेथड ने इसको सीक्वेंस किया, बताया कौन सा किसके बाद आएगा, और उसके बाद उन्होंने किसमें स्टोर कर दिया? कंप्यूटर में स्टोर कर दी सारी बात। ठीक है भाई, कंप्यूटर में स्टोर कर दो। अब मैंने किसी दूसरे एंजाइम से काटा, उसने कहीं और काटा है, क्योंकि उसके पैलिंड्रोम अलग होंगे। तो मेरे पास जो पीस आए वो आ गया ABCDEFGHIJKL। इसको भी मैंने किससे सीक्वेंस किया? सेंगर मेथड। और उसको मैंने किससे में स्टोर कर लिया? स्टोर कर लिया कंप्यूटर से। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कंप्यूटर में एक प्रोग्राम हो मेरे पास जो
ये कहे कि भाई ए बी एक बी के बाद ये सी ए एक पीस है, तो क्या उसको मैं इसके साथ ओवरलैपिंग करके, मतलब इस इंफॉर्मेशन को इसके साथ रखकर, मैं क्या बता रहा हूं सुनो ध्यान से, ह्यूमन के डीएनए को मैंने, मतलब सेम डीएनए, सेम सिमिलर सेल का डीएनए था, मान लो आपके पास 5 डीएनए थे, एक डीएनए को आपने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, दूसरे वाले को आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार इस वाले से काटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग एंजाइम से काटोगे तो अलग फ्रेगमेंट बनेंगे। जो पहले वाले के फ्रेगमेंट थे उसको आपने सीक्वेंस करके कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, दूसरे वाले में देखो यहां ए बी है, सी नहीं है, लेकिन इसको देखकर यह समझ में आ जाएगा ना, इसके बाद ये वाला पीस आएगा। तो इसको कहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू ओवरलैपिंग करके पता लगा लिया किसके बाद कौन सा डीएनए आएगा। पर आप खुद से सोचो कितनी सारी लैब्स लगेंगी कि एक छोटे छोटे पीस को सीक्वेंस करना है। कितने पीस हैं? 10 की पावर 5, इतने फ्रेगमेंट है, और फिर उनको एक बार सीक्वेंस नहीं करना, कई बार सीक्वेंस करना, फिर ओवरलैपिंग करनी है कंप्यूटर पे। आप समझो ओवरलैपिंग का मतलब कि भाई मैं ये देखो DEFG है, इसके बाद HIJ आएगा, देखो यहां से पता चल जाएगा, ये देखो H और I है ना यहां पे साथ में, इसका मतलब इस पीस के बाद ये आएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने किया, तो इसलिए तो $3 पर बेस पेयर लगेगा ना, टाइम भी लगा, पैसा भी लगा, टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहे थे। क्लियर है? तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो एनसीईआरटी कहती है, ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी कहती है द मेथड इन्वॉल्व 2 अप्रोच, वन अप्रोच इज आइडेंटिफाइंग ऑल जीन, दूसरी दैट आर एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कर रहे हैं, अदर में क्या कर रहे हैं, होल सेट ऑफ जीनोम, पूरा ही जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं दूसरी अप्रोच में। ठीक है, और एक बार सीक्वेंस करने के बाद कौन से मतलब जगह पर कौन सी जीन है उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार आपने देखो ये वाली जो अप्रोच है ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग की है, पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद किस जगह पर कौन सी जीन प्रेजेंट है ये बताना, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। ये देखो क्या लिख रहे हैं, देखो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस करना, लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। आपने क्या करना है, उस डीएनए पर यह बताना है कि भाई ये वाला रीजन कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, पहले तो सीक्वेंस कर लो पूरा, फिर कोडिंग नॉन कोडिंग बताओ, और फिर कौन सी जीन है उसका क्या काम है ये बताना, इसे हम सीक्वेंस एनोटेशन कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, टोटल डीएनए निकालो, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दो, छोटे साइज के, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा डीएनए का क्या नहीं होगा, सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती, और फिर उसको क्लोन करो, जीन क्लोनिंग करो सुटेबल होस्ट में, ठीक है, यैक और बैक यूज कर दो, द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस, नंबर बढ़ा देगा उसके पीसीस के, कॉमनली यूज होस्ट वर बैक एंड यैक, बड़े साइज के मतलब सीक्वेंसिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो फ्रेगमेंट आएंगे उनको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस सेंगर मेथड यूज करो, वो बता देगा सीक्वेंसिंग, ठीक है। ये वो थे जिन्होंने अमीनो एसिड की सीक्वेंस मतलब प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में काम किया था, ठीक है। उसके बाद देखो दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम, कुछ ओवरलैपिंग रीजन की मदद से उन्हें अरेंज कर पाएंगे, और इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस आर ह्यूमनली। आप कैसे कर सकते हो, एक एक पीस को ऐसे रख कर थोड़ी करोगे, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम चाहिए, है ना, ये चीज समझ में आ रही है। और सबसे लास्ट में हमारा क्रोमोसोम 1 सीक्वेंस होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मैन्युअली नहीं कर सकते ये काम, ये वाला जो काम है जिसमें इन दोनों पीस को मैन्युअली थोड़ी रख सकते हो। तो मैंने आपको समझाया कि पूरा लंबा डीएनए उसको छोटे छोटे पीस में काटा हुआ और उस तरीके से आप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। क्लियर है? देख लो ये दिखा रखा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करिए, फिर ये जो डीएनए है ये देखो कंप्यूटर में स्टोर करके ओवरलैपिंग करके इन्होंने किया हुआ है, ये सब ऐसे दिखा रहा। अब यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेलिएंट फीचर। मैं एक्सप्लेन करूंगा जो भी चीज, पहले सुन लो ध्यान से। सेलिएंट फीचर याद करके जाने हैं प्रॉपरली, और ये वाला टॉपिक आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो ध्यान से, एक एक लाइन को, और उसमें जो मार्क करने की चीज है गोल, सेलिएंट फीचर, मेथोडोलॉजी, कोई डाटा थोड़ा बहुत कब स्टार्ट हुआ था ये सब काम का है। कंट्री के नाम ऐसे तो नहीं पूछेगा आपसे। देखो ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेस पेयर है बेटा, 3164.7 3164.7 मिलियन बेस पेयर। मुझे एक चीज बताओ, इस मिलियन को अगर बिलियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे, 3.164 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हो गए ना, या 3.164 बिलियन, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो टोटल कितने आ गए, लगभग 3 के उसमें आ गए, 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर आ गए।
अब एवरेज साइज जीन का 3000 बेस पेयर है। जो हमने इस पूरा जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो मेरे पास ये फाइंडिंग्स आई कि भाई मेरे पास इतना बड़ा जीनोम आ गया। दूसरा, एवरेज साइज जो आ रहा था 3000 बेस का आ रहा था, इसलिए एवरेज साइज प्रोटीन का 1000 न्यूक्लियस का होगा, अमीनो एसिड का। पर सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन की होती है ना, डिस्ट्रोफिन। और सबसे छोटी जीन होती है टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वाई पर होती है वो, ऑल्दो इसमें दे नहीं रखा है। सबसे बड़ी जीन आपको बता रखी है, वो 2.4 मिलियन बेसिस की होती है, 2.4 मिलियन बेसिस की। ठीक है, क्लियर। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ जीन लगभग कितनी आई, 30,000 आई। हम सोच रहे थे बहुत ज्यादा आएंगे, लगभग हम सोच रहे थे 80,000 से 1,40,000 तक आएंगी, पर इतनी आई नहीं, टोटल 30,000 आई। और हमें 99.9% न्यूक्लियोटाइड सबका सेम है, सिर्फ 0.1% अंतर है, लेकिन वो भी अच्छा खासा होता है बेटा। 0.1% 10⁹ का बहुत बड़ा नंबर होता है। तो लगभग कितना सेम है दो ह्यूमन का, 99.9% सीक्वेंस सेम है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जीन है जिनका हमें फंक्शन भी नहीं पता। तो ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले कितने न्यूक्लियोटाइड आए, इतने। ठीक है, एवरेज साइज कितना, 3000, लार्जेस्ट जीन इतना हो गई। उसके बाद 99.9% सीक्वेंस सेम है दो ह्यूमन का, 0.1% अलग है। उसमें भी बेटा आपको पता होगा कि भाई ब्लैक आई और ब्लू आई में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही तो डिफरेंस होता है, या दो का होगा। द फंक्शंस आर अननोन, 50% का मुझे काम ही नहीं पता। और लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। भाई बहुत बड़ा जीनोम है, बहुत बड़े जीनोम में से कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन है, उसमें कोडिंग में से भी प्रोटीन के लिए जो कोड कर रही है वो टोटल 2% से कम है। मतलब क्या हुआ, 100% जीनोम का सिर्फ 2% पार्ट या उससे भी कम प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी कुछ आरएनए के लिए होगा, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे, फिर बाकी नॉन कोडिंग होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं टोटल डीएनए, दिस इज टोटल डीएनए, कोडिंग नॉन कोडिंग। कोडिंग वाले में मैं वो भी ले सकता हूं, रेगुलेटर जीन्स भी ले सकता हूं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये जो 2% की बात कर रहा है ये एमआरएनए की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, ये देखो बेटा, देखो हमारे पास सेलेंट फीचर क्या क्या है। पहला मेरे पास ये 3164.7 इतने मिलियन बेस पेयर आ गया, 99.9% सेम है। बच्चा कहेगा सर 2 ह्यूमन करे थे, करके देखे होंगे उसके बाद कई ह्यूमंस के। थर्ड, मेरे पास 50% जीन का फंक्शन अननोन है, और कितनी हमने डिस्कवर करी है, लगभग 30,000। जीन कितनी लाई है, लगभग 30,000। एवरेज साइज कितना एक जीन का, 3000 बेस पेयर। सबसे बड़ी डिस्ट्रोफिन। उसके बाद हमने बोला कि लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन। अब हम बात कर रहे हैं उसकी, किसकी बेटा, रिपीटेड सीक्वेंस की। सोचो, दिमाग लगाओ जरा। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो ये डीएनए है, पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ATTAG, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस नॉन कोडिंग होता है, ये ATTAG, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं। ATTAG, पहला तो ये नॉन कोडिंग होता है, इन्हें एक सिंगल को कहते हैं रिपीट। इस सिंगल को हम क्या नाम देते हैं, रिपीट। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं नाम, पूरे को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। पूरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेपिटेटिव डीएनए। और एक सिंगल को हम क्या नाम देते हैं, रिपीट। सिंगल को नाम देते हैं रिपीट, और पूरे को हम नाम देते हैं रेपिटेटिव डीएनए। पूरे को नाम देते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या ये क्लियर है, बोलो। तो मैंने यहां रिपीट लिख दिया, ठीक है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ सर। अब देखो, इस पूरे को हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। तो बहुत सारा ऐसा रीजन है जो किसमें आता है बेटा, जिसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस है। रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम। मैंने क्या बोला, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सम टाइम 100,000 टाइम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। देखो ध्यान से मैंने क्या बोला है, ये देखो, इसको हम कह रहे हैं रिपीट्स, इस पूरे को हम नाम दे रहे हैं रेपिटेटिव डीएनए। इस पूरे को नाम क्या दे रहे हैं, रेपिटेटिव डीएनए।
और इस रेपिटेटिव डीएनए में ये पर्टिकुलर रिपीट 1000, 1000 इतने टाइम रिपीट होते हैं, ऐसा बहुत सारा होता है। और ये होते क्या है बेटा, नॉन कोडिंग होते हैं, किसी चीज के लिए कोड नहीं करते। फ्यूचर में इनमें म्यूटेशन होकर नई जीन्स बनती हैं, तो इसलिए कहते हैं ये डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब कह रहा है कि दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स कुछ ऐसी बात कर रहा है। सबसे ज्यादा जीन मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, लास्ट में सीक्वेंस हुआ था 2968। वाई सबसे कम जीन है 231। अगर मैं आपसे पूछूं जितनी ज्यादा जीन होंगी उतना लोकस होगा। सबसे बड़ा लिंकेज ग्रुप या सबसे ज्यादा लोकस इस पे है, सबसे कम लोकस वाइन पे है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन एसएनपीज आइडेंटिफाई किए। एसएनपीज क्या होते हैं ये और देखो, देखो भाई क्या आइडेंटिफाई किया साइंटिस्ट ने, याद करने भाई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास GATA करके सीक्वेंस है, ये एक रिपीट है। GATA ये एक सीक्वेंस है, GATA ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। मेरी बात सुनना, मेरे पास एक डीएनए और है, ये डबल स्टैंड होना चाहिए ये वाला। ऐसा एक डीएनए और है, उसमें सारा कुछ सेम है, बस क्या हो रहा है कि जैसे ये वाला है GATA, इसमें सिर्फ एक जगह कहीं पर एक पर्टिकुलर, मान लो यहां G और यहां मैंने A लिख दिया, बाकी सेम है। तो इस डीएनए में और इस डीएनए में जब आप कंपेयर करोगे, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है ये, इसे एसएनपी कहते हैं। एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक तरह की क्या होती है बेटा, म्यूटेशन होती है। जेनेटिक लेवल म्यूटेशन को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी जगह मिली जहां पर नॉन कोडिंग रीजन पे डीएनए एग्जैक्टली सेम है, एक एक पॉइंट पे कहीं पर हल्के न्यूक्लियोटाइड का, एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर आता है, जिसे हम एसएनपी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसी मुझे लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस मिली हैं जहां पर दो डीएनए के बीच में हल्के एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। इसका मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, म्यूटेशंस आ रही हैं। मैंने फिर बोल रहा हूं आपको कि बहुत सारे ऐसी जगह मिली जहां पर रिपीट्स हैं और रेपिटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग रीजन में होता है। दूसरा, नॉन कोडिंग रीजन में ही मुझे एसएनपीज मिले। एसएनपी का मतलब व्हेन वी कंपेयर टू डीएनए, वहां पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होता है। फुल फॉर्म पढ़ो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग होना, पॉली मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब अलग, पॉली मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा हुई, एक ही हो गई, अलग अलग स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, इसकी बात कर रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं एवोल्यूशन से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, क्लियर है। सीक्वेंस, ट्रेसिंग सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वगैरह। अब देखो मेन, अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, ह्यूमन जीनोम हमें क्या फायदा कर रहा है, फायदा क्या कर रहा है। अब मैं पहले टुकड़ों में समझता था, अब मैं जीनोम को पूरा समझता हूं, तो डिजीज को समझने में हेल्प होगी। मेरी बात समझना, पहले मुझे इस जीन के बारे में पता था, इस जीन के बारे में, इस जीन के बारे में, लेकिन अब क्या हो रहा है, समझने में ज्यादा आसानी होगी। किसको समझने में ज्यादा आसानी होगी, किसको समझने में ज्यादा आसानी होगी, आप सोचो ध्यान से। जो पूरा जीनोम है उसको समझने में ज्यादा आसानी होगी मुझे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला बेटा, हाँ ठीक है। तो मतलब हम कैंसर वगैरह की रिसर्च में फायदा होगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि पहले क्या था, पहले हम इंफॉर्मेशन टुकड़ों में थी, हमें जीन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। अभी अगर मुझे पूरे जीनोम का सीक्वेंस पता है तो मैं एक कंप्लीट पिक्चर देख सकता हूं कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, कौन सी जीन कैसे काम कर रही है। उससे मुझे डिजीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और मैं बेटर ट्रीटमेंट डेवलप कर सकता हूं। डिजीज लाइक कैंसर, जिसका एकमात्र रीजन म्यूटेशन होता है। यहां तक समझ में आ रही है बेटा, एकमात्र रीजन क्या होता है, म्यूटेशन। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको एंड करते हैं, ठीक है। और आप इसको देखेंगे, अगर आपके डाउट है तो प्लीज। पर इसका मेन टॉपिक है आप कैसे मेथड को समझते हैं। दूसरा,
सेलिएंट फीचर याद करें। बस 2 चीज आपको याद करनी है इसमें, इसको कंप्लीट करें। फिर कल में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे होंगे, या मैं इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन स्टार्ट कर दूंगा, बीच में कराऊंगा। पर इस वीक में आपका ये चैप्टर के क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। हाँ सही, कोई मक्कारी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।